होली मनाने के पीछे में हमारा वैदिक, सनातन और आयुर्वेद क्या कहता है और किस तरह से हमें मनाना चाहिए। हमने आज यहाँ पे बात कर दी कि होली में किस तरह से आपके वात पित्त कफ को बैलेंस किया जाता है, किस प्रकार के भोजन और क्यों करने चाहिए, वाद्य यंत्रों का क्या प्रयोग है, रंगों का क्या महत्व है, क्यों गुलाल खेले जाते हैं और हर अलग अलग तरह के गुलाल खेले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे आप सभी का दरबार में स्वागत करता हूं एक बार फिर। वर्तमान समय जो चल रहा है दोस्तों, ये है फागुन मास का, बसंत ऋतु का एक प्रकार से अंतिम पड़ाव है। और अंतिम पड़ाव जब आता है ना, तो हमारे यहाँ विदाई का समय होता है। और विदाई जो होती है हमारे हिंदुस्तान में बड़े खुशियों के साथ भी मनाई जाती है। हर में गीत गाने चलते ही रहते हैं, हर्षोल्लास रहता है विदाई में भी। विदाई से आपको भी याद आ रहा होगा जब हर्षोल्लास और रंग की बात हो। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ होली की। बस एक दो दिन में होली वैसे बजने लगे हैं नगाड़े। शायद बीच बीच में आपको मेरे स्टूडियो में भी आवाज़ आ सकती है कुछ नगाड़ों की भी, और निश्चित रूप से आप भी तैयारी कर रहे हैं होली की। मगर विषय यह है कि होली मनाई ही क्यों जाती है। तो भारतवर्ष जो है ना, वो त्योहारों का समय तो है, त्योहारों का देश कहा जाता है, मगर इतने सारे त्योहार मनाए क्यों जाते हैं भारतवर्ष पे। तो शायद यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसकी बहुत बड़ी कारण है। हमारे पास में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, गर्मी, ठंडी और बरसात। ये अंग्रेजियत के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से 6 ऋतुएं कही जाती हैं, और उसमें प्रधान ऋतु बसंत ही कही जाती है, जो अब विदाई की ओर चल रही है। तो मैं अगर होली की बात करूं तो होली एक प्रकार से ये स्वास्थ्य का त्यौहार है, वेलनेस का त्यौहार है। वैसे जितने त्यौहार हैं सब कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो होली को व्यापक रूप से समझने के लिए कि होली मनाने के पीछे में स्वास्थ्य को क्या फायदा होता है, हेल्थ को क्या फायदा होता है, और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं होली को मना करके, तो इसका सिर्फ बातें जो लिखी हैं वो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है, हमारे वेदों में व्याख्या की गई, हमारे सनातन धर्मों में व्याख्या की गई है। इसलिए मैंने आज अपने स्टूडियो बुला रखा है डॉक्टर विवेक दुबे जी को। डॉक्टर दुबे जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और मैं होली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। होली की तो छोटी सी होगी, मैं पूरे बसंत पर्व की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मदनोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ, रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली का आगमन हो चुका है, नगाड़े बजने लगे हैं, कहीं कहीं पे अबीर भी उड़ रही है। होली को स्वास्थ्य के साथ में कैसे देखते हो? जैसा कि आपने बहुत विस्तार से कहा कि हमारे जो भारत, हमारे वर्ष में किस तरीके से हर त्यौहार मनाया जाता है और किस तरीके से त्योहारों का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। एक चिकित्सा की दृष्टि से समझा जाए तो हम बात करें तो अभी जो बसंत का माहौल चल रहा है, और बसंत जो है वास्तव में इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। और हम भारतीय जानते हैं कि हमारी जो 6 ऋतुएं होती हैं जी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वास्तव में ये 6 ऋतुएं 2 अयन के माध्यम से संचालित होती हैं, जिनको हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है जी। तो अगर देखा जाए तो अभी जो शीतकाल चल रहा था, अब शीतकाल की स्थिति का समापन हो रहा है, और बसंत में शीत का समापन होने लगता है और उष्णता, गर्मी की वृद्धि होने लगती है। तो ऐसे समय में जब हम एक ऋतु से, एक मौसम के काल से दूसरे मौसम की स्थिति में पहुंच रहे होते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होता रहता है। प्रकृति में भी बदलाव होता है और मनुष्य के शरीर में भी बदलाव होता है। तो मनुष्य का शरीर और प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे मनुष्य का जो शरीर है वो प्रकृति के साथ निरंतर ऊर्जा लेने के लिए जुड़ा रहे और हमें कोई रोग ना हो। इसी विशेष परंपरा को, इसी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे यहाँ एक समाज के बड़े वर्ग को एक साथ कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए जो हमारी संस्कृति में ताना बाना बुना गया वो है त्योहारों का ताना बाना। बहुत सुंदर। तो होली या वसंत उत्सव एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम शरद शीत की स्थिति से निकल के और वसंत की स्थिति में, उष्णता की स्थिति में पहुंच रहे होते हैं, और इसमें हमको अपने विशेष खान पान, विशेष पहनावे, विशेष हमारी जो क्रियाकलाप हैं वो कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करें कि जिससे हमें ऋतु संधि के कोई रोग ना हो और हमारा शरीर अगले आने वाले 9 वर्ष के लिए तैयार हो सके। ऐसे प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर हम बसंत को भी जो ले रहे हैं, ये बसंत ऋतु हो, ये संधि काल है, ऋतु का संधि काल है।
जिसे को हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम जो समय चल रही है, तो लोग कहते हैं ना बड़ा सनती हाइब्रिड है अगर वातावरण में देखें तो इस समय ना तो ज्यादा ठंड है और ना ज्यादा गर्म है। दूसरा पहलू भी देखते हैं कि रात का समय और सुबह सुबह का जो समय होता है प्रातः काल, जो लोग 6 बजे उठते होंगे वो हल्की सी ठंडक महसूस करते हैं। 4 बजे लोगों को हल्की सी चंद्र डालने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दोपहर को यदि आप हटें तो बिना पंखे के अब हम रायपुर पे नहीं रह सकते। वैसे भी अब कूलर चालू हो चुके हैं, कई लोग के एसी भी चालू हो रही होगी, ये मौसम आ चुका है। तो अगर देखें सर तो इस पे ये होता है कि एक तरफ ठंडी भी है जी। और दूसरी तरफ गर्मी भी दिख रही है जी। और ऐसे में हमारे कुछ जो बुजुर्ग होते बोलते हैं ये शरद गर्म हो जाता है जी। और वाकई इस मौसम में जो सबसे अधिक बीमारी देखने को मिलती है वो दिखती है हमको नजला, सर्दी जुकाम ज्यादा हो रही है, हल्का फुल्का फीवर आएगा, लोगों के पेट भी खराब होते हैं इन चीजों को लेकर के। तो क्या उसी के लिए होली मना रहे हैं? कहें तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है पांडे जी कि होली मनाने का मतलब क्या है। तो मैं अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहूँगा कि आमतौर पर हमको हर्ष उल्लास या त्योहारों का जो एक सामान्य मतलब पता रहता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा रहता है। जैसे कि हम होली मनाते हैं, हमें एक कथा रहती है कि हमने होलिका दहन करते हैं और किस तरीके से हम प्रहलाद और होलिका की और हिरण्यकश्यप की कथा सुनते हैं, या राधा कृष्ण की कथा है, या ब्रिज के साथ साथ हमारे अवध की होली की भी बहुत परंपरा रही है। लेकिन मूल रूप से इनके पीछे एक विज्ञान है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी पिछली जो ऋतु थी वो ठंडक वाली थी और वो ठंडक वाली ऋतु में वातावरण की ठंडक का अब धीरे धीरे समापन हो रहा है और सूर्य की उष्णता की वृद्धि हो रही है और वातावरण में एक स्थिति ऐसी आती है कि पतझड़ का समय चल रहा है। पतझड़ का समय, पिछला समय जो था उसमें पत्तियां गिर गईं, चारों तरफ वातावरण पूरी तरीके से ऐसा प्राकृतिक रूप से जहाँ पे प्रकृति अपने पूर्ण स्थिति में है वहाँ पे पूरा भूभाग जो है पतझड़ की स्थिति से व्याप्त हो जाता है और नए बसंत आते ही नए नए कोपल, नए नए पल्लव वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पिछली स्थितियों की कैसे साफ सफाई की जाए और नई स्थितियों का किस तरीके से हम स्वागत करें, तो पतझड़ से इकट्ठा हुए जो पत्र हैं, जो वृक्ष की टहनियाँ हैं, उनको होली के समय प्रयोग करके होलिका दहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे प्रकृति की सफाई भी हो जाती है और प्रकृति का वो जो भाग है वो नए चीज़ों के लिए आगे आके उनके स्वागत के लिए तैयार भी हो जाता है। और ये जो स्थिति है होली को मूल रूप से वैदिक परंपरा में एक नाम दिया गया है। इसको नवसस्य एष्टि यज्ञ कहते हैं। नव का मतलब होता है नूतन, मतलब नया, सस्य का मतलब होता है अनाज और इष्टि यज्ञ मतलब ऐसे नए अनाज जो उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमारा पिछला जो ऋतु रहती है उसमें हमारा पाचन बहुत स्थिति में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब बसंत ऋतु आती है तो गर्मी की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे पाचन शक्ति कमजोर होती है और ऐसे में प्रकृति से हमको नया धान्य उत्पन्न हुआ रहता है। अनाज के रूप में देखें तो चने का समय है, अनाज के रूप में देखें तो मटर का समय है, बहुत सारे अलसी इत्यादि ऐसी तिल इत्यादि चीजें, जौ है, गेहूं है, ऐसी चीजों का उत्पादन हुआ रहता है। लेकिन चूंकि हम भारतीय प्रकृति के उपासक हैं, हम लोग इस परंपरा में विश्वास रखते हैं कि ये पूरा जगत हमको देव के रूप में हमको देता है, तो हम कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले उसका कुछ अंश इस प्रकृति को अर्पित करते हैं। तो इस अर्पण करने की प्रक्रिया में चूंकि सूर्य ही हमारे हर फसल या हमारे धान्य को देने का मूल जो है देव है, इसलिए सूर्य के ही एक प्रतिनिधि अग्नि को हम इस अनाज को दान के रूप में भी देते हैं। तो आपने देखा होगा कि होलिका दहन में हम बहुत सारे ऐसे अनाज को आहुति देते हैं और उसको भूनने के बाद फिर वापस अपने घर में भी ले आते हैं और उसके बाद हम उसका ग्रहण करना शुरू करते हैं। अच्छा याद आ गया, हम लोग जब गांव में थे और यूपी वगैरह रहते थे तो होरा चाबा करते थे, होरा भून करके लेते थे। जी आपको एक वैदिक वो बताना चाहूंगा। होलिका शब्द का वैदिक अर्थ क्या है? कहते हैं तृणकाष्ठ भृष्ट संविधान्यम होलाक इति संज्ञा। मतलब वो संविधान जो तृण के माध्यम से भुने जाते हैं उनको होलक कहा जाता है। अच्छा। और उस होलक को ही बोला जो हम होलिका दहन में हम लेके आते हैं। तो वास्तव में होलक एक अन्न को पचित करने का, पकाने का एक तरीका है और उसको बाद उसको ग्रहण करना चाहिए जिससे वो पचने में हल्का हो जाए और स्वास्थ्य के लिए हितकर हो जाए। ये होली के पीछे का वैज्ञानिक मंत्र है।
तो ये मूल रूप से वास्तव में एक परंपरा जो भी बनाई जाती है उसके पीछे स्वास्थ्य का कैसे संवर्धन हो, और सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संवर्धन नहीं हो, पूरे समाज के बड़े भूभाग में एक साथ उसका संवर्धन हो, इसको इसलिए त्योहार से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि त्योहार मनाते समय पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ उसको मनाते हैं, तो उस प्रकृति के द्वारा उसके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है उसका एक साथ निवारण। एक और बात है, मुख्य हमारे यहाँ पे होली और दिवाली के त्योहार है, बाकी तो फिर बाद में जोड़े भी गए हैं। तो दिवाली जल्दी हम अपने घरों पे मनाते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं। जी, मैं जो जोड़ना चाह रहा था सब समझिएगा। और जो होली है, ये होली हम पूरे मोहल्ले या गांव के साथ मनाते हैं। पहले हम गांव इकट्ठा होता था और एक जगह पे होलिका लगाई जाती थी, और हर जगह से कुछ आता था, हम वो उपले दिया करते थे, तैयार होती थी, लकड़ी लाते थे, उससे होली तैयार होती थी। सर, इसको एक साथ मनाने के पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल, देखिए ये आप जो बातें कर रहे हैं, वास्तव में अगर मैं आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से बात करूं तो वास्तव में ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे शरीर में वातावरण के हिसाब से आयुर्वेद में दोषों का सिद्धांत बताया गया है। तो प्रकृति में जो वसंत ऋतु होती है उसमें कफ दोष, मतलब जो शरीर की रचना को बनाने वाला भाग है, उसकी वृद्धि होती है। अरे एक मिनट बॉस जी, ये जो आप बात क्यों कर रहे हो, अब थोड़ा सा रचना जाओ। वात, पित्त और कफ, इसको लोग बीमारी से जोड़ते हैं जल्दी। अभी आपने बोला कफ रचनात्मक है, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दें कि एक्चुअली वात, पित्त, कफ है क्या? जी, वात, पित्त, कफ वास्तव में जैसे कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आप समझते हैं कि आपको आपके शरीर को चलाने के लिए कुछ टिश्यूज, कुछ आपकी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आयुर्वेद सिद्धांत ने कहा कि हमारे शरीर को 24 धातुओं के माध्यम से चलाया जाता है। उन 24 धातुओं के द्वारा हमारा शरीर बनता है, और उसमें वायु, पित्त, कफ भी हमारे शरीर की धातुएं हैं। प्राकृतिक स्थिति में वो हमारे शरीर का धारण करते हैं। वायु का मतलब है जो शरीर में हमारे गतियां होती हैं उनको संचालित करने वाला जो क्रियात्मक घटक होता है उसका नाम है वायु या वात, बोलचाल की भाषा में। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनको करने वाला जो घटक होता है उसका नाम है पित्त। और हमारे शरीर में जो रचना होती है, उनको धारण करने वाला, उनको बनाने वाला जो भाग है उसका नाम है कफ। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि क्रियात्मक, परिवर्तनात्मक और रचनात्मक, ये 3 चीज़ों से ही हमारा शरीर संचालित होता है, और यही वायु, पित्त और कफ है। अच्छा, इसको अगर मैं सामान्य भाषा में जो समझ पाया, जी जी, तो 3 प्रमुख सिस्टम होने चाहिए चलने के लिए, और समाज के भी और शरीर के अंदर भी। वायु यानी ये परिवहन वाला चलता है, क्योंकि आपने जो बोला वेग है, तो वायु है, तो मतलब ये परिवहन करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है आपके बॉडी के अंदर पे। पित्त जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए ले गया, जो टिश्यू तक रसों को ले जाने का काम कर, जो आप खाते रहते हो, या तो पित्त का काम हो जाएगा। और कफ का काम हुआ स्टोरेज का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वातावरण में चूंकि कफ का प्रकोप बढ़ रहा है, कफ की स्थिति बढ़ रही, तो प्राकृतिक स्थिति में सब चीज़ों को रहना चाहिए। चूंकि ये धातुएं तो हैं, लेकिन इनका एक निश्चित स्तर बना रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ये अपनी मात्रा से बढ़ जाती हैं तब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसको बचाने के लिए, चूंकि कफ का जो गुण होता है वो कफ की वृद्धि ऐसे खान पान के अलावा हमारे शारीरिक स्थितियों में क्रिया से भी होती है। जैसे अगर हम दिन में सो रहे हैं, बहुत आराम तलब का काम कर रहे हैं, भोजन में गरिष्ठ चीज़ें ले रहे हैं, तो कफ की वृद्धि होती है। तो जब हम होली का त्यौहार मनाने चलते हैं तो उसके पहले आप देखे होंगे कि नया अन्न आया रहता है और उसको ग्रहण भी करना है, लेकिन ग्रहण करने के लिए शरीर में ग्रहण करने लायक स्थिति भी बनानी है। तो होली में जो त्यौहार का जो शुरुआत होती है उसमें हम बहुत सारा खेल, बहुत सारे जो है हुड़दंग, बहुत सारा लोगों से मिलना जुलना, सारे गांव घर के लोग या समाज के लोग सबके यहाँ आना जाना करते हैं, जिससे शारीरिक श्रम होता है। और शारीरिक श्रम होने से कफ का जो बढ़ा हुआ कफ है उसका क्षय होता है और शरीर में अग्नि की वृद्धि होती है। और फिर हम नए नए अन्न से बने पकवान ग्रहण करते हैं तो हम उनको पचा पाते हैं। तो इसलिए हमारे त्योहारों की एक एक चीज़ें जो है ना, स्वास्थ्य के संवर्धन के हिसाब से ताने बाने में बुनी गई हैं, और अगर हम उसका ध्यान रख के त्यौहार मनाएं तो निश्चित तौर पर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सुन लो भैया, होली का त्यौहार का खाना खाना है ना, बढ़िया बना ना गुजिया वगैरह, तो पहले उछल कूद कर लेना, खेल कूद कर लेना, उसके बाद ही खाना, तभी वो सेहत के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि सर ने भी बहुत शानदार लॉजिकली और साइंटिफिकली इस बात को बता दी। अच्छा, एक चीज़ और चल रहा था कि जब मौसम बदलता है, जनरली कोई भी मौसम बदले, चलो जैसे अभी आप बिलासपुर से आ रहे हो, मौसम बदला हुआ है, अगर हम रायपुर से सीधे अंबिकापुर चले जाएं या रायपुर से जगदलपुर तरफ निकल जाए तो करीबन 3 डिग्री 4 डिग्री का फर्क आता है। तो सबसे पहले जो परेशानी झलकती है ना,
वो सर यहाँ झलकती है। जी जी एक अजीब सा कभी, अरे यार कहाँ आगे कपड़े नहीं लाए, ठंड पड़ रही है यहाँ पे। जी मेरा अंबिकापुर वाले फ्रेंड अभी कुछ दिन पहले आए थे, बोले अरे यार इतना सारा कपड़ा लाद करके लाए, तुम्हारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। जी तो उसमें एक अलग सा जाने अनजाने से स्ट्रेस भी पैदा होता है। जी मेरे कहने का तात्पर्य है, जब मैं फिर से होली से जोड़ रहा हूँ इसको, जो मौसम बदला, जी सवेरे का मौसम ठंड या रात का मौसम में हल्की ठंड और दोपहर गर्मी होती है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर व्यक्ति को इरिटेट करती है, जी जी करती कहीं ना हल्का सा स्ट्रेस तो पैदा कर ही देती है। जी। अरे यार क्या करूं, सब रात को जाता हूं तो ये जर्किन डालनी पड़ती है और सवेरे टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। जी होली को आप किस अंदाज पे इससे देखते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस और आते हैं, क्या उसका भी कोई प्रावधान है आपकी आयुर्वेद के अनुसार? लॉजिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ आज जी जी होली को अपने दर्शकों को। हाँ ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चूँकि हम भारतीय सिर्फ भोजन से ऊर्जा नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग प्राणी हैं, मनुष्य हैं, और प्राण मतलब ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से वातावरण पर निर्भर रहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वास्तव में हम लोग जो बाहर की दुनिया से ऊर्जा लेते हैं उसके 3 माध्यम होते हैं। पहली जो ऊर्जा होती है जिसको हम आहार की ऊर्जा कहते हैं, कि जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। दूसरी जो ऊर्जा है जिसमें हम सम्यक रूप से नींद लेते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो दूसरी ऊर्जा का स्रोत है। और आयुर्वेद ने जो तीसरी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत बताया है उसका नाम है ब्रह्मचर्य, आनंद। मतलब हम अपने इस वातावरण के साथ कैसे जुड़े, खेल कूद, गीत संगीत, तरह तरह के हास परिहास, तरह तरह के क्रियाकलाप, ये हमको इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं। अनेक जीव जंतु हैं, अनेक पशु पक्षी हैं, अनेक पेड़ पौधे हैं, इन सब से जुड़ना, बागवानी से लेके हर तरीके का कार्य जो है वो प्रकृति से हमको जोड़ता है। मतलब ब्रह्मांड के साथ हम कैसे, एक मनुष्य एक छोटी सी प्राणी के रूप में मनुष्य बड़े से वातावरण के साथ कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े कि प्रकृति उसको ऊर्जावान भी कर दे और प्रकृति का कोई नुकसान ना हो, इसको ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया कि हमें इस मेंटल स्ट्रेस या इस तरीके की चीज़ों में जो तनाव होता है उसका निराकरण करने के लिए हमारे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमको इससे जोड़ती हैं। इसलिए अच्छी मित्रता होना, अच्छे बड़े बुजुर्गों के साथ त्यौहार को मनाना, अच्छे मित्रों के साथ बैठ के हास परिहास करना, और तरह तरह के गीत, राग, फाग, ये जो बनाए गए हैं, मृदंग, ये सारी चीज़ें हमको इस प्रकृति या ब्रह्मांड से जोड़ देती हैं और अद्भुत आनंद देती हैं। अच्छा, जब आपने कहा कि मैं भी एक होली को, जो शायद होली में भी लोगों के दिमाग में की जाती होंगी, अभी ने फाग की बात की जी, सारे जो संगीत हैं जी, वो सदाबहार चलते हैं, मजे आते हैं लोग को, लेकिन फाग बस ये केवल 10 दिन चलता है। जी, होली के 1 हफ्ता पहले होलाष्टक लगते थे, जी, जी, जब से हमारे अवध में और वृंदावन में होली खेली जाती है, और उसके बाद ये मालवा के रंग पंचमी तक, फिर उसके बाद सिर्फ फाग का मजा नहीं आता। जी, जी, ऐसे ही जो नगाड़ा हम बजाते हैं, वो नगाड़े भी बस इसी 10 दिन अच्छे लगते हैं और नगाड़े का भी आनंद नहीं आता है। अभी हम हुड़दंग किसी से करें आज और कल, जब होली मत की तैयारी हो रही है, तो कोई बुरा नहीं मानता। जी, जी, किसी को उटपटांग शब्द भी बोल दो तो बुरा नहीं मानता। और हमारे यहाँ तो अवध में और यूपी में कहते हैं कि, वो किसी ने कहा था कि फगुआ में तो हर नारी मोही भौजी लागे। तो अभी का जो समय है तो सर किसी को भी बोल दो तो वो भाभी के सदस्य में आप मजाक कर सकते हो, कीजिए, लेकिन उसी के बाद अगर आप रंग पंचमी में क्या करोगे तो सर गाल में झापड़ भी पड़ जाएंगे। तो ये जो मैं चल रहा था स्पेशली में 3 प्रमुख चीजें मैं इसमें जोड़ता हूँ वार्तालाप पे, होली के सदस्य पे, और उसको मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो एक्चुअली लाइफ स्टाइल है। अब मैं आप लोग के लिए बोल दूं कि नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आयुर्वेद के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। यदि आपको कुछ विशेष जानकारी रखना है, डॉक्टर विवेक दुबे साहब से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी फ्लोट हो रहा है, आप मुझे भी लिख सकते हैं कि आयुर्वेद पे मैं आपके लिए और क्या विषय लेकर के आऊँ। तो हम डॉक्टर दुबे और उनके और भी साथी हैं जो मेरे कई प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हम उन सबको जोड़ के आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर में विषय लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब 3 चीज़ें हैं। एक, होली में होलिका दहन होती है जिसमें हम अग्नि के पास बैठते हैं, ताप के रूप में हम ऊर्जा भी लेते हैं, आहुति भी देते हैं जी। तो मानसिक रूप से हम अपने नेगेटिव देते हैं, वहाँ से पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं। कहा था राग द्वेष सब जला दिया जाता है, कहते हैं कि लोभ मोह सब जला के चले आओ, उसको आहुति दे दो। चलिए, नए अनाजों की हम आहुति देते हैं। एक दूसरा आता है
स्पेशल प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो केवल इसी होली के समय मनाए जाते हैं। एक और तीसरा आता है रंग है, गुलाल जी, जो इसकी एक पहचान पूरे देश में दे रखी है, रंग बिरंगे कपड़ों का 3 कलर। चौथा मैं और जोड़ता हूं, उस दिन है संपूर्ण स्नान, जी, रंगों के साथ में स्नान भी कराया जाता है और कुछ जगहों पे हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी का लेपन भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूं जी, तो शायद दोमट मिट्टी का हम लोग जी, जी। लेपन करते हैं। तो आयुर्वेद जहां अगर हमारा भारतीय सनातन ऐसे त्योहार बनाता है जिसमें ये सारी चीजें हैं, तो आयुर्वेद ने कुछ तो लिखा होगा कि ये सारी चीजें क्यों करनी चाहिए और क्यों की जाती है। देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि ऊर्जा जो है कई माध्यमों से प्राप्त होती है। जी, तो जैसा कि एक सीधे हम भोजन इत्यादि से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो तो है ही है, ऊर्जा हमको बिना किसी द्रव्य के भी प्राप्त होती है, ऐसी स्थितियां भी हैं। तो आयुर्वेद ने ऐसे 5 तत्व की कल्पना की है जिसको हम वातावरण से ग्रहण करते हैं जी, और उनका नाम दिया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसको हमारे आयुर्वेद की भाषा में पंच तन्मात्रा या पंच अर्थ कहते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 अर्थों को ग्रहण करती हैं। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हम वातावरण से सीधे ग्रहण कर सकते हैं। तो जिसमें आपने पहली बात की कि विशिष्ट तरीके के वाद्य यंत्र और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का इसमें हमको बहुत ही ऊर्जावान बना देती है और किसी तरीके से हमको उसकी ध्वनि से किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होता और हम उससे आह्लादित होते हैं। तो ये हमारी शब्द में निहित शक्ति की ऊर्जा है। जो शब्द में निहित शक्ति है वो इस वातावरण में जब हम उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो श्रवण इंद्रिय है उसको विशेष तरीके से पोषण प्राप्त होता है और हम उससे ऊर्जावान होते हैं। और यही स्थिति हमारी जो चक्षु इंद्रिय है, जिससे कि हम सीधे रूप या रंगों को देखते हैं। तो विभिन्न तरीके के जो रंग हैं, विभिन्न तरीके के जो वर्ण हैं, वो हमारे सीधे सीधे हमारी चक्षु इंद्रिय, जिसको हम नेत्र के रूप में जानते हैं, उसको सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें हमको विशेष तरीके के रंग और विशेष तरीके के विविध रंगों की चक्षु इंद्रिय की ऊर्जा मिलती है और हम उससे सीधे सीधे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने एक तीसरी बात की कि यहाँ पे विविध तरीके के जो रंगों का मर्दन होता है, जो मृतिका इत्यादि, मिट्टी इत्यादि का प्रयोग होता है, जैसा कि मध्य भारत के क्षेत्र में जबलपुर इत्यादि में वहाँ पूरा मिट्टी की होली चलती है। तो वास्तव में जिस हम कफ दोष की बात कर रहे थे, वो कफ दोष का जो निष्करण है, जिस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं, उसका एक उपाय है मर्दन चिकित्सा। अच्छा, मर्दन मतलब जिसको हम सामान्य बोलचाल में मालिश कहते हैं। मालिश कहते हैं। वो मर्दन वास्तव में सामान्य मालिश ना होके रोम के विपरीत दिशा में उसके लगाने की एक क्रिया होती थी और उसमें शुष्क चीजें ज्यादातर प्रयोग रोम की विपरीत, मतलब इसको ऊपर ले जा रहे हैं। जी हाँ, upward- जी हाँ, upward जी हाँ, side जी हाँ, से। रोम Right. के विपरीत दिशा में। तो उसमें विशेष तौर पर सीधे हमारे कफ दोष का विलयन होता है और स्पर्श इंद्रिय वायु का स्थान है अच्छा, विशेष तौर पर। और सीधे सीधे जो है जब मर्दन क्रिया की जाती है तो कफ दोष का वहां से निष्क्रमण हो जाता है और शरीर में हल्कापन या लघुता आती है और शरीर के अंदर जो सुस्ती है, जो आलस है, वो दूर हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरीके से जो है एक ऊर्जावान हो जाता है और उसकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। तो ये मृतिका का, ये जो रंगों का हम शरीर में उपयोग करते हैं, उसके पीछे का विज्ञान है कि हम अपने स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से कफ का क्षय करते हैं और सीधे इसको ऊर्जा देते हैं। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं उनको सीधे सीधे ऊर्जावान बनाने का त्यौहार है, इसीलिए हम इसको इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रंग वैसे नहीं लगाना है ना, फिर रगड़ रगड़ के लगानी है रंग सबको। जी जी बिल्कुल, ताकि पूरा रोम जी जी खुल जाए जी जी और अब नई ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। पुराने जब तक निकलेगा नहीं तब तक नई ऊर्जा प्रवेश भी नहीं करेगी और अगर प्रवेश कर गई तो दोनों में युद्ध भी चालू हो जाएगा, तो फिर बीमारियां चालू होती है। बहुत अच्छी जानकारी सर। एक बात और दुबे जी अब आपसे सुनूंगा कि होली में एक विशिष्ट प्रकार के पकवानों का भी समय है। बिल्कुल बिल्कुल, यह मतलब अगर होली में गुजिया ना बने जी तो आनंद नहीं जी, है ना। होली में अगर विशेष प्रकार की जो हम मालपुआ सलोनी इत्यादि, वगैरह जी, कहते हैं, जी। पूरन पूरी बन जाती है, जी तो एक इसके पीछे भी कुछ आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद आपके रहन सहन के साथ में खान पान भी बतलाता जी, है। तो इस मौसम में जहां पे लोग मना करते हैं कि तली भुनी चीजें नहीं खानी जी है, जी जी वहां पे स्पेशल कुछ चीजें बनाई जाती है जिसकी हो। जी। मालपुए भी बन रहे हैं साहब। जी जी तो बिल्कुल, अब ये मालपुए बनना, गुजिया बनना, सलोनियों का बनना, पूरनपूरी का बनना, ये अलग अलग जगहों पे। जी ये चीजें क्यों है? कहीं खान पान का क्या है जब ऑलरेडी चली रही जी। है और
हमारा आज का तकरीब भाई जितना कम खाना है उतना खाओ, और फिर जब आपने ही बताया कि जब पिछला मौसम ठंड का था वहाँ तो हम तो बहुत दबा के खाए हैं, अब हम गर्मी की ओर जा रहे हैं तो कम खाना चाहिए। तो स्पेशल होली के पकवानों का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी ऊर्जा की बात की और बहुत सारी ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हुए, लेकिन यहाँ पे आहार की ऊर्जा की बात हो रही है। और आयुर्वेद ये कहता है कि आहार जो है कर्मानुसार होना चाहिए। कर्म जो है सबसे प्रधान है, ऋतु तो प्रधान है ही है, लेकिन कर्मानुसार आहार की प्रधानता आयुर्वेद ने दी है। क्योंकि हम होली में भोजन करने से पहले, कुछ खाने से पहले बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, खेल करते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो है हमारे पाचन की प्रक्रिया, अग्नि की वृद्धि होती है। और उस स्थिति में हमको कुछ ऐसे व्यंजन चाहिए, क्योंकि ऋतु में भी प्रकृति ने ऐसा जो है नए नए धान्य उत्पन्न कर रखे हैं, और उनको ग्रहण करने के लिए हम सीधे उनको खाएंगे तो वो पच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऋतु भी अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम खूब खेल कूद इत्यादि करके आते हैं तो हमें कुछ ऐसा भोजन चाहिए जो पचने में गरिष्ठ हो। हमारी स्थिति में चूंकि हमारा अग्नि बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन वो पचने में गरिष्ठ हो, नहीं तो क्या होगा कि अल्प आहार की स्थिति से पोषण की हीनता के लक्षण आने लगेंगे। तो इसलिए हम घी युक्त, तेल युक्त या इस तरीके से नूतन धान्य युक्त व्यंजन बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि उसके पहले की जो स्थिति है वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। खेल कूद, जो फाग राग, ये सब चीजें हैं, उसको करने के बाद भोजन करना। हुड़दंग करने के बाद ही खाना है। हुड़दंग ऐसी हो जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए निश्चित रूप से और आनंद दे सबको। हुड़दंग नुकसान नहीं पहुंचाती है। जी जी। अब वो कुछ लोगों का है कि गलत करते हैं, हमारा इशारा उधर बिल्कुल नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ में खूब कूदिए, नाचिए, मृदंग बजाइए, ढोल की तबकारी लीजिए, नगाड़े के धुन पे नाचिए, पर नाचिए जरूर, कूदिए जरूर। और होली एक ऐसा है जहाँ पे आपके स्टेप नहीं देखे जाते, जैसा माना है वैसा नाचिए। इसको हुल्लड़ कहते हैं। हुल्लड़ किसी को तकलीफ नहीं देती। हाँ, मैं यहाँ एक और बात कहूंगा कि जब आयुर्वेद के डॉक्टर मेरे साथ बैठे हैं, मैं डीजे बजाने के लिए तो नहीं कहता। जी बिल्कुल, आप बकायदा नगाड़े पे नाचिए, वो बहुत आनंद आएगा आपको। अब यहाँ तक बातें खान पान भी हो गई, सरकारी चिकित्सा भी हो गई, एक और रह जाता है। जी जी। होली के समय में ठंडई का भी बड़ा महत्व है, और स्पेशली उसमें भांग के पीछे भी होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और होगी जी जी, कि क्या वाकई ठंडई लेना चाहिए? भांग का सेवन कहाँ तक फायदेमंद है और कहाँ पे नुकसानदायक है? दोनों प्रश्नों को मैं आपके साथ रख रहा हूँ, क्योंकि भांग एक प्रकार की दवाई की तरह भी प्रयोग की जाती है, चिकित्सा की तरह है। तो डॉक्टर, अंतिम प्रश्न है मेरा ये आपके। जी, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भांग जो है वास्तव में एक नार्कोटिक प्रोडक्ट है। तो आप लोग भांग की ठंडाई का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन ठंडाई के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें ठंडाई का प्रयोग, चूँकि क्या है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि होली बसंत उत्सव है, और बसंत का मतलब होता है कि जब हमारी ठंडक दूर होने लगती है और सूर्य की तेज रश्मियाँ दोपहर के समय गर्मी पैदा कर रही होती हैं, तो दोपहर के समय जो है इस ठंडाई का प्रयोग करना हमारे लिए उपयुक्त है। और हम जब खेल कूद के अपना होली के त्यौहार की स्थिति में आते हैं तो दोपहर जब सूर्य की तेज स्थिति हो, उस समय अगर हम ठंडाई का प्रयोग करते हैं तो हमारे को जो सूर्य की तेज किरणें हैं उससे होने वाले दुष्प्रभाव नहीं होते, और कोई जो आज की स्थिति में हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं या हीट स्ट्रोक कह सकते हैं, ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। तो आप दोपहर के समय ठंडाई का प्रयोग करें। लेकिन जो तरह तरह के जो हमारे मेवे हैं, तरह तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं, सौंफ इत्यादि हैं, उनसे बनी ठंडाई का प्रयोग करें। भांग इत्यादि की ठंडाई का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। तो भांग का या अन्य प्रकार के जो नार्कोटिक चीज़ें हैं, जैसे दारू वगैरह भी लोग लेते हैं, इसे आप अवॉइड करिए, हुड़दंग करिए, मस्ती करिए, अपने बचपन को जिए। क्योंकि अगर आप बचपन में जिएंगे तो त्यौहार का आनंद रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। बस इसी संदेश के साथ बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना किया जाए। डॉक्टर विवेक दुबे जी ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी कि होली मनाने के पीछे में हमारा वैदिक, सनातन और आयुर्वेद क्या कहता है और किस तरह से हमें मनाना चाहिए। हमने आज यहाँ पे बात कर दी कि होली में किस तरह से आपके वात पित्त कफ को बैलेंस किया जाता है, किस प्रकार के भोजन और क्यों करने चाहिए, वाद्य यंत्रों का क्या प्रयोग है, रंगों का क्या महत्व है, क्यों गुलाल खेले जाते हैं और हर अलग अलग तरह के गुलाल खेले जाते हैं। हाँ, मैं फिर कहूँगा कि केमिकल वाले गुलालों से बचिए, केमिकल वाले रंगों से बचिए। डॉक्टर, मैं नहीं है, प्राकृतिक रंग बहुत सारे आ चुके हैं, आप उन्हें लीजिए,
और अपने ही गुलाल से दूसरे को लगाने कहिए, क्योंकि आप तो प्रकृति का रंग ले चुके हैं। जी जी। आप अब हर्बल रंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सामने आता है वो सस्ता वाला रंग लेकर के आता है, तो उसे मना करिए, बोले भैया मेरे ही गुलाल से कम मेरे चेहरे को लगाओ, तो आप बचे रहेंगे। फिलहाल अगर आपको रंगों के संबंधित में या किसी प्रकार की एलर्जी है तो मेरा पिछला वीडियो तैयार है, जिसमें हमने चेस्ट फिजिशियन से और डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात की है किस तरह से आपको बचा जा सकता है। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, अगर किसी और भी तकलीफ होगी आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को रंगोत्सव की पुनः शुभकामनाएं। आप सुख में रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद, आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स पे लिख के जरूर भेजिएगा कि अगला प्रकार के वीडियो में आप दुबे जी से क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार।